2030 तक $1 $3 का हो सकता है। सोचिए, सुबह आप उठते हैं, फोन खोलते हैं और एक खबर आपके स्क्रीन पर चमकती है, $1 बराबर $3। वो डॉलर जिसने पिछले 80 सालों से दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल किया, अचानक कमजोर पड़ चुका है। और तब आपके दिमाग में एक ही सवाल आता है, ऐसा हुआ कैसे? क्या यूनाइटेड स्टेट्स की ताकत खत्म हो गई? क्या कोई नया देश दुनिया पर राज करने लगा? या फिर वो पूरा सिस्टम ही टूट गया जिस पर ग्लोबल इकोनॉमी टिकी हुई थी? असल सच्चाई इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। ये गिरावट न्यूयॉर्क या वॉल स्ट्रीट से शुरू नहीं होगा, बल्कि इसकी शुरुआत होगी मिडिल ईस्ट से। वही मिडिल ईस्ट जिसे हम सालों से सिर्फ युद्ध, आतंक और इनस्टेबिलिटी के नजरिए से देखते आए हैं। लेकिन अगर आप इसे ड्रोन की दृष्टि से देखें तो समझ आएगा कि यही रीजन आज दुनिया के फ्यूचर का कंट्रोल रूम बन चुका है। यहाँ सिर्फ लड़ाइयां नहीं हो रही है, यहाँ पावर शिफ्ट हो रहा है, वो भी धीरे धीरे, चुपचाप, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर। नमस्ते, मेरा नाम है करुणेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं बजर बट्टू दुनिया का खास प्रोग्राम, जिसका नाम है ड्रोन दृष्टि। आज दुनिया जिस सिस्टम पर चल रही है उसका केंद्र है डॉलर। लेकिन डॉलर की असली ताकत सिर्फ उसकी इकोनॉमी नहीं है, बल्कि वो ट्रस्ट है जो पूरी दुनिया उस पर करती है। ये ट्रस्ट बना कैसे? ट्रस्ट बना ऑयल ट्रेड के जरिए। सालों तक दुनिया का लगभग सारा ऑयल डॉलर में ही खरीदा और बेचा गया। इसका मतलब था कि हर देश को धंधा करने के लिए डॉलर चाहिए। लेकिन अब यही सिस्टम धीरे धीरे बदल रहा है। मिडिल ईस्ट के कुछ देश अल्टरनेटिव करेंसीज में ट्रेड की बात कर रहे हैं। जब ऑयल डॉलर में नहीं बिकेगा तो दुनिया को डॉलर की जरूरत कम हो जाएगी, और जब डिमांड गिरती है तो वैल्यू गिरती है। इसी के साथ एक और ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है, गोल्ड की तरफ झुकाव। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीद रहे हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी के समय लोग पेपर करेंसी से ज्यादा रियल एसेट पर भरोसा करते हैं। यही वो जगह है जहां पूरी कहानी और खतरनाक हो जाती है। अगर एक तरफ डॉलर की डिमांड गिरती है और दूसरी तरफ गोल्ड की डिमांड बढ़ती है तो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पर प्रेशर बढ़ेगा। और एक्सट्रीम सिचुएशंस में, जहां जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाए, अलायंसेस टूट जाए और इकोनॉमिक ट्रस्ट गिर जाए, तो ऐसे में करेंसी सिस्टम पूरी तरीके से बदल सकती है। तो अगर उसी को एग्जेजरेट करके मैं ये कह दूं कि 2030 तक $1 $3 का हो सकता है, तो आपका ध्यान उस नंबर पर जाने के बजाय इस बात पर जाना चाहिए कि क्या दुनिया का पावर स्ट्रक्चर अब बदल रहा है। तो असली सवाल ये नहीं है कि ये $1 में $3 वाला फिगर पॉसिबल है या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां डॉलर की डोमिनेंस को चैलेंज किया जा रहा है? क्या मिडिल ईस्ट में हो रहे बदलाव आने वाले सालों में ग्लोबल ऑर्डर को रिडिफाइन करेंगे? और सबसे महत्वपूर्ण कि क्या हम उस बदलाव के लिए तैयार हैं? क्योंकि जब पावर शिफ्ट होता है तो सिर्फ देशों की ताकत नहीं बदलती, दुनिया का पैसा भी बदलता है। अब ये इतना सब कुछ कैसे होता है, सब समझेंगे, वीडियो आखिर तक जरूर देखना। तो भाई, ऐसा है कि पिछले लगभग 80 सालों से दुनिया जिस व्यवस्था पर चल रही है उसका केंद्र रहा है यूनाइटेड स्टेट्स। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब यूरोप और एशिया आर्थिक रूप से टूट चुके थे, तब अमेरिका ने ब्रिटेन वुड्स जैसे समझौतों के जरिए डॉलर को वैश्विक मुद्रा बना दिया। अब ब्रिटेन वुड्स समझौता क्या है वो वीडियो में आगे समझाऊंगा, तो थोड़ा ध्यान से सुनते रहो। ये पूरी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो भाई, 1970 तक आते आते मिडिल ईस्ट, खास करके ओपेक देशों के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल कंट्रोल था। ओपेक देश मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिनमें आज 12 सदस्य देश हैं। उस समय अमेरिका ने एक बहुत ही रणनीतिक कदम उठाया। उसने सऊदी अरेबिया और दूसरे तेल उत्पादक देशों के साथ एक अनौपचारिक समझ बनाई कि वे अपना सारा ऑयल सिर्फ डॉलर में ही बेचेंगे। बदले में यूनाइटेड स्टेट्स उन्हें सिक्योरिटी, मिलिट्री सपोर्ट और पॉलिटिकल बैकिंग देने का वादा किया। इस व्यवस्था को हम आज पेट्रो डॉलर सिस्टम कहते हैं। इसका सीधा मतलब था कि अगर किसी भी देश को ऑयल चाहिए, चाहे वो इंडिया हो, चाइना हो या यूरोप हो, उसे पहले डॉलर खरीदना पड़ेगा, फिर उसी डॉलर से ऑयल खरीदना पड़ेगा। यानी पूरी दुनिया को एनर्जी के लिए अमेरिका की करेंसी पर डिपेंड रहना पड़ा। इससे डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, और यही वजह है कि अमेरिका बिना उतना उत्पादन किए भी ग्लोबल इकोनॉमी में पावरफुल बना रहा। अब समझो कि ये ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत हुआ क्या था। तो अमेरिका ने इस समझौते के तहत ये वादा किया था कि वो $35 के बदले 1 आउंस गोल्ड देगा, यानी कि 28 से 31 ग्राम के बीच।
यह समझौता अमेरिका के 44 मित्र देशों के बीच हुआ और इसी समझौते का परिणाम निकला विश्व बैंक की स्थापना और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब समझौता तो हो गया, लेकिन समय के साथ एक बड़ी समस्या भी पैदा हो गई। दुनिया भर में ट्रेड बढ़ने लगा। अमेरिका लगातार डॉलर छाप कर वियतनाम वॉर, स्पेशल सोशल प्रोग्राम्स और ग्लोबल कमिटमेंट्स पर खर्च कर रहा। इससे दुनिया में डॉलर की सप्लाई बहुत बढ़ गई, लेकिन अमेरिका के पास उतना गोल्ड तो था ही नहीं कि वो डॉलर को गोल्ड के बदले बदल सके। अब यहाँ क्या हुआ कि कई देशों को, खास करके फ्रांस को, शक होना शुरू हुआ कि अमेरिका के पास उतना गोल्ड है भी या नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि अपने पास जमा डॉलर को गोल्ड में कन्वर्ट करने की मांग करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे अमेरिका पर दबाव बढ़ने लगा। अब अगर उस वक्त सभी देश एक साथ अपने डॉलर के बदले गोल्ड की मांग करने लगते तो अमेरिका का गोल्ड रिजर्व खत्म हो सकता था। इसी खतरे को देखते हुए 1971 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने अचानक एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने घोषणा किया कि अब अमेरिका जो है वो डॉलर को गोल्ड में कन्वर्ट नहीं करेगा, यानी ब्रिटेन वुड्स सिस्टम का सबसे मजबूत पिलर ही खत्म कर दिया गया। इस घटना को निक्सन शॉक कहा जाता है। इस फैसले के बाद दुनिया पूरी तरीके से बदल गई। अब डॉलर गोल्ड के भरोसे नहीं था, बल्कि सिर्फ ट्रस्ट और अमेरिका की इकोनॉमिक पावर पर डिपेंडेंट था। इसी ही हम आज फिएट करेंसी सिस्टम कहते हैं। शुरुआत में ये रिस्की लग सकता था, लेकिन अमेरिका ने इसे बैलेंस करने के लिए पेट्रो डॉलर सिस्टम को और मजबूत किया। यानी भले ही डॉलर गोल्ड से जुड़ा ना हो, लेकिन ऑयल से जुड़ा रहेगा और जब तक दुनिया को ऑयल चाहिए तब तक डॉलर की डिमांड बनी रहेगी। आसान भाषा में समझें तो निक्सन शॉक ने डॉलर को गोल्ड से अलग कर दिया और पेट्रो डॉलर सिस्टम ने उसे ऑयल से जोड़ दिया। पहले डॉलर की ताकत गोल्ड पर थी, अब उसकी ताकत ऑयल और ग्लोबल ट्रस्ट पर आ गई। और यही वो सिस्टम है जो आज भी दुनिया की इकोनॉमी को चला रहा है। लेकिन अगर यही ऑयल ट्रेड जो है वो फ्यूचर में किसी दूसरी करेंसी में शिफ्ट हो जाए तो डॉलर की सबसे बड़ी ताकत भी कमजोर पड़ सकती है। और यहीं से शुरू होता है वो पूरा डिस्कशन जहां लोग ऐसी बातें करते हैं कि डॉलर 3 रुपए का होने वाला है। अब अपने डॉलर की साख बचाने के लिए अमेरिका को मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ मजबूत करके रखना बहुत जरूरी था, जिसकी वजह से पिछले 2 दशकों में अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में कई बड़े सैन्य अभियान चलाए, चाहे वो इराक हो, अफगानिस्तान हो या सीरिया हो। लेकिन इन अभियानों से जितनी स्टेबिलिटी आनी चाहिए थी उतनी आई नहीं, उल्टा इनसे इनस्टेबिलिटी और बढ़ गई। नए पावर सेंटर्स उभरे जो अमेरिका के खिलाफ हुए और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के प्रति ग्लोबल ट्रस्ट में गिरावट आई। आज भी अमेरिकी सेना मिडिल ईस्ट में मौजूद है, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस पहले जैसा निर्णायक नहीं रहा है। अब इसके पीछे क्या रीजन है, सुनते जाओ ध्यान से, कहानी की तरह सब कुछ समझ में आता जाएगा। तो देखो, अभी मिडिल ईस्ट में जो हालात हैं वो यूएस के लिए सबसे बड़ा सबक जैसा है। पूरा मामला देखकर ऐसा लगता है कि यूएस ने जल्दीबाजी में वॉर शुरू तो कर दिया, लेकिन उसे उस हिसाब से कंट्रोल नहीं कर पाए जैसा वो चाहते थे। ईरान ने लड़ाई को ऐसे डिजाइन किया कि यूनाइटेड स्टेट्स की ट्रेडिशनल ताकतें पूरी तरह से काम ही नहीं कर पाती। सीधी लड़ाई में अमेरिका आज भी कहीं ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ईरान सीधी लड़ाई लड़ ही नहीं रहा है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कैसे ईरान इस वॉर को मल्टी लेयर ट्रैप में बदल रहा है। सबसे पहला ट्रैप है जियोग्राफी और चोक पॉइंट्स। मिडिल ईस्ट में कुछ ऐसी जगह हैं जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया भर के ऑयल का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ईरान ने इसे बंद करके दिखा दिया कि वो चाहे तो सीधे चेकमेट कर सकता है। दूसरा बड़ा ट्रैप है प्रॉक्सी वॉरफेयर। ईरान सीधे यूएस से नहीं भिड़ता, बल्कि रीजन्स में अलग अलग ग्रुप्स के थ्रू प्रेशर बनाता है। यमन में हुतीज हैं, लेबनान में हिजबुल्लाह है और इराक और सीरिया में अलग अलग मिलिशियाज। ये सभी ग्रुप्स अलग अलग फ्रंट्स खोलते रहते हैं। इससे अमेरिका को एक ही समय में कई जगह पे अपने रिसोर्सेज लगाने पड़ते हैं। तीसरा ट्रैप है चीप और एक्सपेंसिव वॉरफेयर का। ईरान ने पिछले कुछ सालों में ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी पर बहुत काम किया है। एक सस्ता ड्रोन जो कुछ हजार या लाख डॉलर में बनता है, वो अरबों डॉलर के डिफेंस सिस्टम को चैलेंज कर सकता है। अमेरिका के पास एडवांस सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, लेकिन हर अटैक को इंटरसेप्ट करना महंगा पड़ता है। यानी हर बार जब छोटा ड्रोन अटैक होता है तो उससे बचने के लिए महंगे मिसाइल का यूज करना पड़ता है। लंबे समय में ये एक इकोनॉमिक प्रेशर की तरह बन जाता है। चौथा पॉइंट है टाइम स्ट्रेटजी। अमेरिका अक्सर वॉर्स को फास्ट रेजोल्यूशन के माइंडसेट से देखता है, यानी जल्दी जल्दी खत्म कर। लेकिन ईरान लॉन्ग गेम खेलता है, उसे सालों तक लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट चलाना मंजूर है। सैंक्शंस, प्रेशर और लिमिटेड स्ट्राइक्स, इन सब के बीच भी वो सर्वाइव करता रहता है और धीरे धीरे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता रहता है।
पांचवा और बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है ग्लोबल इकोनॉमी का लेवरेज। जैसे ही मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ती है, ऑयल प्राइसेस बढ़ने लगते हैं, शिपिंग रिस्क बढ़ता है, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाती है। इसका असर सिर्फ यूएस पर नहीं पड़ता बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है, इंडिया, यूरोप, अफ्रीका, सब पर। अमेरिका अगर अग्रेसिवली रिस्पॉन्ड करता है तो रिस्क और बढ़ता है, अगर रिएक्ट नहीं करता तो उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठता है। यानी दोनों सिचुएशन में अमेरिका ही खतरे में है। अब ये सिचुएशन जहां कई छोटे देश अमेरिका को आंखें दिखाने लगे और अमेरिका समय रहते इस सिचुएशन को सही से संभाल नहीं पाया, तो यहां एक वैक्यूम क्रिएट हुआ। लेकिन ट्रंप के आने के बाद वेनेजुएला से मादुरो को उठाकर ले जाना, ईरान पर हमला कर देना, रशिया से तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ लगाना और क्यूबा को धमकी देने जैसे स्टेप लेकर अमेरिका ने उस वैक्यूम को वापस भरने की कोशिश तो की, लेकिन हालिया सिचुएशन को देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि वैक्यूम पूरी तरह से भरा गया है। इसी वैक्यूम में धीरे धीरे एंट्री हो रही है एक नई शक्ति, जो है चाइना। चीन का तरीका बिल्कुल अलग है। पिछले कुछ सालों में चीन ने मिडिल ईस्ट के कई देशों के साथ बड़े पैमाने पर ऑयल अग्रीमेंट्स किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश किया है, पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर बनाए हैं। उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, जिसके जरिए चीन पूरे यूरेशियन रीजन में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि चीन धीरे धीरे ऑयल ट्रेड को डॉलर से हटाकर अपनी करेंसी युआन में शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। कुछ डील्स में ये शुरू भी हो चुका है। ये बदलाव छोटा नहीं है। अगर ऑयल, जो दुनिया की सबसे क्रिटिकल कमोडिटी है, डॉलर के बजाय किसी दूसरी करेंसी में बिकने लगे तो डॉलर की ग्लोबल डिमांड पर सीधा असर पड़ेगा, और जब डिमांड गिरती है तो करेंसी की वैल्यू भी गिरने लगेगी। यही वो बिंदु है जहां से पूरी कहानी खतरनाक हो जाती है। अब सीन में रशिया की एंट्री होने वाली है, तो पूरा जरूर सुनना आखिर तक। तो देखो, अब दूसरी तरफ रशिया भी मिडिल ईस्ट में अपनी वापसी दर्ज करा चुका है। सीरिया में उसका सैन्य हस्तक्षेप एक टर्निंग पॉइंट था। उसने दिखा दिया कि वो अभी भी ग्लोबल लेवल पर अपनी धाक रखता है। रूस ने एनर्जी एक्सपोर्ट्स, मिलिट्री अलायंस और स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेसी के जरिए खुद को इस क्षेत्र में एक जरूरी खिलाड़ी बना लिया है। चीन और रूस दोनों का लक्ष्य एक ही है, अमेरिकी डोमिनेंस को चुनौती देना, लेकिन उनके तरीके अलग अलग हैं। चीन इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी के जरिए इन्फ्लुएंस बनाता है, जबकि रूस इन स्टेबिलिटी के बीच अपनी स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग मजबूत करता है। लेकिन सीरिया में बशर अल असद की सरकार का गिरना और उसका देश छोड़कर भागना रशिया के लिए मिडिल ईस्ट में एक बड़े असेट का नुकसान साबित हुआ है हाल के दिनों में। मिडिल ईस्ट के ऑयल रिजर्व्स, शिपिंग रूट्स और जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग इतनी महत्वपूर्ण है कि जो भी इस क्षेत्र को इन्फ्लुएंस करेगा वो पूरी दुनिया के इकोनॉमिक फ्लो को प्रभावित कर सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे चोक पॉइंट से दुनिया भर के ऑयल का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर यहाँ टोका टाकी होती है तो उसका असर सिर्फ ऑयल प्राइसेस तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ग्लोबल इन्फ्लेशन, ट्रेड और करेंसी मार्केट्स तक जाता है। हाल के महीनों में मिडिल ईस्ट में जो तनाव बढ़ा है, चाहे वो ईरान और इजराइल के बीच बढ़ती टकराव की स्थिति हो, गल्फ रीजन में सिक्योरिटी कंसर्न्स हो या रेड सी में शिपिंग डिसरप्शंस, इन सब ने एक बात साफ कर दी है कि ये क्षेत्र अभी भी ग्लोबल स्टेबिलिटी का सबसे संवेदनशील बिंदु है। अगर यहाँ कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो उसका सीधा असर ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ेगा। ऑयल प्राइसेस में उछाल, सप्लाई चेन का रुकावट और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस में गिरावट, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहाँ पे ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम पर दबाव बढ़ने लगता है। और इसी दबाव के बीच एक और ट्रेंड तेजी से उभर रहा है। अब ये क्या ट्रेंड है, थोड़ा इसे भी समझते जाओ और एक डॉलर में 3 रुपए वाला हिसाब भी समझते जाना। तो बात यह है कि पिछले कुछ सालों में दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने रिकॉर्ड लेवल पर गोल्ड खरीदा है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। जब भी देशों को लगता है कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में उतार चढ़ाव बढ़ रहा है, तो ये क्या करते हैं कि पेपर करेंसीज पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने लगते हैं और रियल एसेट की तरफ भागने लग जाते हैं। गोल्ड हजारों सालों से वैल्यू स्टोर के रूप में इस्तेमाल होता आया है, और आज भी जब इनस्टेबिलिटी बढ़ती है तो लोग उसी की तरफ लौटते हैं। ये है नया ट्रेंड। अब अगर हम इन सभी ट्रेंड्स को एक साथ देखें, जैसे कि मिडिल ईस्ट में पावर शिफ्ट, ऑयल ट्रेड में बदलाव, डॉलर के डोमिनेंस पर सवाल और गोल्ड की बढ़ती डिमांड, तो एक बड़ा पिक्चर सामने आता है। ये पिक्चर बताता है कि दुनिया एक ट्रांजिशन के फेज में है। ये ट्रांजिशन धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े हो सकते हैं। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में वापस आते हैं उस सवाल पर कि क्या 2030 तक $1 3 रुपए के बराबर हो सकता है।
तो भाई आज के गुणा गणित के हिसाब से ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी ऐसा मैंने क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि अगर हम एक एक्सट्रीम सिनेरियो की कल्पना करें जहां डॉलर की ग्लोबल डिमांड अचानक गिर जाए, जहां ऑयल ट्रेड डॉलर की जगह किसी दूसरी करेंसी में शिफ्ट हो जाए, जहां जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट अमेरिकी इन्फ्लुएंस को तहस नहस कर दे, तो उस स्थिति में डॉलर का बिहेवियर प्रेडिक्टेबल नहीं रहेगा। इतिहास गवाह है कि जब जब बड़े एम्पायर गिरते हैं तो उनके साथ उनकी करेंसीज भी गिरती हैं। 2030 की दुनिया कैसी होगी, इसे लेकर 3 संभावनाएं सामने आती हैं। पहली संभावना यह है कि अमेरिका अपनी डोमिनेंस बनाए रखे, अपने अलायंसेस को मजबूत करे और डॉलर सिस्टम को सस्टेन कर ले। दूसरी संभावना यह है कि दुनिया एक मल्टीपोलर स्ट्रक्चर में बदल जाए, जहां अमेरिका, चीन और रूस तीनों अलग अलग क्षेत्र में इन्फ्लुएंस रखते हैं। इसमें भारत और जापान भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। और तीसरी सबसे ड्रामेटिक संभावना यह है कि एक नया ग्लोबल ऑर्डर हो जाए, जहां पे ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर कमजोर हो जाएं और नई करेंसीज और सिस्टम्स उनकी जगह ले लें। इन तीनों सिनेरियोज में एक चीज कॉमन है, वो क्या है? वो है मिडिल ईस्ट का सेंट्रल रोल। ये क्षेत्र आने वाले सालों में ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का एपिसेंटर बना रहेगा। यहाँ होने वाला हर बदलाव, चाहे वो मिलिट्री हो, इकोनॉमिक हो या डिप्लोमेटिक, पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। सवाल ये नहीं है कि 2030 तक मिडिल ईस्ट किसके कंट्रोल में होगा। असली सवाल ये है कि 2030 में दुनिया किस सिस्टम पर चलेगी। क्या हम अभी भी उसी डॉलर बेस्ड सिस्टम में रहेंगे, या हम एक ऐसे दौर में प्रवेश करेंगे जहां पावर और करेंसी दोनों रीडिफाइन होंगे। और शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या हम उस बदलाव के लिए तैयार हैं, या हम अभी भी ये मानते हैं कि जो सिस्टम आज है वही हमेशा रहे। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप ये भी हमें बताइए कि आपको हमारे वीडियो कैसा लगा। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है जिस पर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, तो वो भी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो और उनको भी कहो कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जबर वीडियो तो बजर बट्टू पर ही मिलेगा।